और मध्य प्रदेश चुनाव के मतदान के बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान सपरिवार देव दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे हैं। सीएम सबसे पहले महाकाल मंदिर पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद सीएम ने हर सिद्धि मंदिर और काल भैरव मंदिर में भी जाकर दर्शन किए। तो चुनाव पूरा हो चुका है, बस अब इंतजार है मतगणना का। और उसके बाद जो नेता हैं वो न केवल रिलैक्स मोड में है, बल्कि जो काम उनके छूट गए थे या फिर जो धार्मिक कार्यक्रम है अब उनमें वो शामिल होते नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान अब मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं, उज्जैन पहुंचे हैं। बाबा महाकाल के उन्होंने दर्शन किए हैं परिवार के साथ। उनकी पत्नी साधना सिंह उनके साथ मौजूद हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब बाबा महाकाल की वो दर्शन करने उज्जैन पहुंचे। पूरे विधि विधान से शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल की पूजा अर्चना की। पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद। और मध्य प्रदेश में बम्पर वोटिंग के बाद अब राजनीतिक दलों ने हार जीत का गुणा भाग लगाना शुरू कर दिया है। एमपी कांग्रेस और एमपी बीजेपी के बड़े नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। बीजेपी की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को फीडबैक दिया। साथ ही बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं और संगठन मंत्रियों से तमाम सीटों की वोटिंग ट्रेंड मांगे हैं। इधर एमपी कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ और सिंधिया ने भी दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने प्रत्याशियों से मिले फीडबैक और बम्पर वोटिंग के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट राहुल गांधी के सामने रखी है। खबर है कि रिपोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खुश हैं और उन्होंने एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को आगे की रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। इसलिए 6 दिसंबर को कमलनाथ ने भोपाल में पार्टी के सभी प्रत्याशियों की बैठक बुलाई है। हमारे पास संगठन मंत्री का पूरा सिस्टम होता है। जगह जगह के संगठन मंत्रियों के माध्यम से जो हमको जानकारी मिलती है, अध्यक्षों के मामले से मिलती है, वो सारी बातें जो हैं केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाई जाती है। केंद्रीय नेतृत्व अपने आप में एक समीक्षा करता है, एक विवेचना करता है। निश्चित रूप से उस विवेचना का जो है फायदा पार्टी को मिलता है। कहीं ना कहीं हम एक नतीजे पर आने की उससे कोशिश करते हैं। और इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे प्रदेश के नेतृत्व से राजस्थान में जो चुनाव है उसमें किस किस की क्या भूमिका हो सकती है, इसको लेकर भी चर्चा वहां पर की। और मध्य प्रदेश चुनाव में मतदान के बाद अब बीजेपी के स्टार प्रचारक और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान राजस्थान में प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। 2 दिसंबर से सीएम शिवराज सिंह राजस्थान में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज सिंह 2 दिसंबर को भरतपुर और झालावाड़ जिलों में जनसभाएं करेंगे और बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। साथ ही भोपाल की पुरानी जेल को भोपाल जिले का स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहां स्ट्रांग रूम के अंदर से 24 घंटे सीधा प्रसारण बाहर लगी एक एलईडी पर किया जा रहा था। सुबह 1.5 घंटे के लिए सीसीटीवी से प्रसारण बंद हो गया और कांग्रेस ने हंगामा कर दिया। कांग्रेस ने प्रशासन पर ईवीएम पेटियां बदलने तक का आरोप लगा दिया। दिन भर चले घटनाक्रम के बाद अब स्ट्रांग रूम में 24 घंटे बिजली सप्लाई के लिए जनरेटर सेट पहुंचा दिया गया है। मौके पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, गोविंदपुरा से कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश शर्मा, नरेला से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र चौहान मौके पर मौजूद हैं। बता दें कि आपको सुबह लाइट जाने के बाद स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए थे। इसके बाद मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया था। स्ट्रांग रूम की एलईडी और सीसीटीवी कैमरे बंद होने के बाद और बिजली जाने के बाद अब देख सकते हैं आप स्ट्रांग रूम के बाहर जनसेट बुलाया गया है और ये जनसेट को यहाँ लगाया जा रहा है। पहले जनसेट की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो इसके बाद जनसेट की व्यवस्था की गई है और स्ट्रांग रूम के बाद ये जनसेट को लाके लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। दूसरी ओर आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके की बैरिकेडिंग करने के लिए बैरिकेड्स बुलाए गए हैं और कांग्रेसियों को बड़ी संख्या में यहाँ पर जमावड़ा आपको देखने को मिल सकता है। कई कांग्रेसी नेता आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ कांग्रेस के तमाम सारे प्रत्याशी यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनकी मांग है कि हर हाल में जो है व्यवस्थाएं की जाएं और संसाधन मुहैया कराए जाएं ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हों। लेकिन सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन 100 करोड़ से ज़्यादा अभी तक इस चुनाव में खर्च कर चुका है, लेकिन स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं को लेकर अब इलेक्शन कमीशन कटघरे में है और अब जनसेट की व्यवस्था स्ट्रांग रूम के बाहर की जा रही है। कैलाश मालवीय के साथ अजय शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।
और भोपाल में पुरानी जेल में बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर लगी एलईडी बंद होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। इस एलईडी पर स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे का सीधा प्रसारण किया जा रहा है, लेकिन सुबह 1.5 घंटे के लिए ये एलईडी बंद हो गई थी और इसके बाद मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सीसीटीवी को बंद करके मशीनों की पेटियों में हेराफेर की गई है। इसके बाद भोपाल कलेक्टर सुदामा खाड़े मौके पर पहुंचे और स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से मुलाकात की और ईवीएम से छेड़खानी का आरोप लगाया। कोई दिक्कत नहीं है, पूरी सिक्योर्ड है चीजें, और बेसिकली वो थोड़ा टेक्निकल इलेक्ट्रिक का इशू था, वो भी ठीक किया गया है। बाकी कोई सवाल। उसके बाद जब बीच में जब एलईडी कुछ समय के लिए बंद हो गई थी, उसी दौरान जो प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि, उनको भी दिखा दिया गया है। उसमें कोई इशू नहीं है और लगातार मॉनिटरिंग की गई है। 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम है यहाँ पर सबको, और जितने भी हमारे कैंडिडेट्स और उनके प्रतिनिधियों को यहाँ देखने की व्यवस्था की गई है। वो अंदर जाकर दिन में भी 1 या 2 बार उनको दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं। साथ ही भोपाल में स्ट्रांग रूम के बाहर लगी एलईडी बंद होने पर कर्मचारी गोवर्धन मिश्रा का कहना है कि कलेक्टर के कहने पर एलईडी बंद की गई थी। अंदर स्ट्रांग रूम के अंदर कोई भी बिजली की सप्लाई नहीं रहती, इसलिए वहां के कैमरे को डिस्कनेक्ट कर दिया गया स्ट्रांग रूम बंद होने से पहले। और किसने बंद करवाया था? एडीएम साहब, कलेक्टर साहब, ऑब्जर्वर सभी लोग थे, उनके सामने बंद किए गए। साथ ही स्ट्रांग रूम की एलईडी के बंद होने पर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता लगातार 1.5 घंटे बंद की गई एलईडी की फुटेज मांग रहे हैं, लेकिन स्ट्रांग रूम की सुरक्षा देख रहे अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी वो फुटेज नहीं दिखा पा रहे हैं। मामले में मीडिया सेल के उपाध्यक्ष कांग्रेस के भूपेंद्र गुप्ता ने कलेक्टर की भूमिका पर संदेश जारी किया है। उनकी माने तो जिस व्यक्ति के पास स्ट्रांग रूम के कैमरे संभालने की जिम्मेदारी है, उसकी और कलेक्टर की बातों में बड़ा फर्क है। इनका जवाब कलेक्टर और आयोग को देना चाहिए। दरअसल स्ट्रांग रूम की व्यवस्था देख रहे गोवर्धन मिश्रा का कहना है कि कलेक्टर और एडीएम के कहने पर उन्होंने कैमरे बंद किए थे। वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर सुदामा खाड़े का बयान सामने आया है कि तकनीकी कारणों के चलते ये कैमरे बंद हुए थे, जिन्हें दोबारा चालू किया गया है। देखिए, जो गोवर्धन मिश्रा है, ये कलेक्टर साहब को उसकी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। वो आदमी अंदर जा रहा, बाहर आ रहा, गले में जो है पट्टे लटकाए हुए, उस पर जो है उसको अधिकार है अंदर जाने बाहर आने का। और गोवर्धन मिश्रा ये कह रहा है कि कलेक्टर ने स्वयं जो है कैमरे बंद करवाए, एसडीएम ने बंद कराए, सारी टीम थी साथ में जब उन्हें कैमरे बंद करने का आदेश दिया गया। और तीसरी चीज उसने ये भी बताया कि स्ट्रांग रूम में लाइट होती ही नहीं है। तो ये जो चीज, और कलेक्टर साहब का वर्षन ये आ रहा है कि साहब जो है वो बिजली चली गई थी इसलिए कैमरे काम नहीं कर रहे थे। तो ये दोनों वर्षन में अंतर है। साथ ही कांग्रेस की शिकायत पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जब चुनाव हारने लगती है तो वो चुनाव आयोग पर दबाव बनाना शुरू कर देती है। हालांकि सवाल उठाना उनका अधिकार है। कांग्रेस हमेशा जब चुनौती में आती है, चुनाव हारने लग जाती है, तो चुनाव आयोग पे दबाव बनाती है। हमने चुनाव कैंपेन के दौरान भी देखा था। हालांकि उनका अधिकार है और चुनाव आयोग का दायित्व है कि वो उनको संतुष्ट करें, लेकिन बावजूद उसके जो राजनीतिक आरोप हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं काउंटिंग के पहले कांग्रेस के लोगों को कुछ निर्देश मिले हैं कि आयोग को दबाव में लिया जाए। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं के साथ चल रही राहुल गांधी के साथ बैठक खत्म हो गई। राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के इलेक्शन के दौरान कामकाज पर खुशी जताई है, जिसमें राहुल ने ज्वाइंट लीडरशिप को बेहतर बताया है और राहुल गांधी ने मतगणना के दौरान सचेत रहने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस की रिपोर्ट पर सरकार बनने का दावा किया है। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव सहित प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल, चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष चरणदास महंत, सांसद ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा, देवती कर्मा भी बैठक में मौजूद थी। प्रतिपक्ष हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज आपकी बैठक हुई राहुल गांधी जी के साथ, किन किन विषयों पर बैठक हुई और कितनी देर तक की चर्चा हुई? हम लोगों का प्रथम मकसद था राहुल जी को आके आभार व्यक्त करने का, क्योंकि उन्होंने इतना समय दिया, इतनी बैठकें की छत्तीसगढ़ में और उसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव कांग्रेस के पक्ष में पड़ा। तो पहला हम लोगों का आने का कारण ये था कि हम लोग उनको धन्यवाद देना चाहते थे। और दूसरा, जैसे चुनाव के बाद होता है समीक्षा,
कि कहाँ कहाँ कैसा हुआ, तो वो फीडबैक भी लेना चाह रहे थे। उन्होंने पूछा कि आपके क्षेत्र में और क्या आपका फीडबैक है छत्तीसगढ़ के संबंध में, तो सभी लीडर्स को उन्होंने मौका दिया, संगठन के भी अपने जो सीनियर्स थे उनको मौका दिया कि आप अपनी राय को व्यक्त करें। सर फीडबैक में क्या कुछ निकला और जो चुनाव के परिणाम आएंगे क्या आप उनसे संतुष्ट हैं होंगे? मतलब अभी से सवाल है कि जो परिणाम आएंगे क्या आप उन पर पूरा भरोसा करते हैं? विकल्प क्या है? आप फिर ईवीएम की तरफ इशारा करना चाह रहे होंगे। आपने जिस प्रक्रिया को अपनाया, अंपायर चीटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये तो बात की बात है। अगर क्रिकेट मैच में या फुटबॉल में रेफरी को आपने एम्पावर कर दिया कि भाई ये जो निर्णय देगा सबको मानना पड़ेगा, तो या तो आप खेलो ही मत। अगर आप मैदान में उतर गए तो रेफरी का निर्णय मानने के अलावा विकल्प नहीं है। आउट तो मतलब आउट। रेफरल सिस्टम भी हो सकता है, अब रेफरल सिस्टम उसमें है तो यहाँ भी जो विकल्प है वो आपके पास उपलब्ध है कि कहीं अगर आपको लगता है कि कुछ प्रभावित किया है, गड़बड़ किया है, तो आप उसको लिखित में दे सकते हैं, उसको ठीक करा लीजिए। उसके बाद जो डिसीजन आता है उसके बाहर जाने का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ही अगर उलटफेर करना चाहते हैं कि नहीं हम तो हार गए अब हम तो मानेंगे, ये नहीं, ये स्वस्थ मानसिकता नहीं होती। किंतु आज के दिन ईवीएम की मशीन और वीवीपीएटी निर्बाध रूप से काम नहीं कर रहा है और अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे अत्यधिक तकनीकी रूप से विकसित देशों में अगर ईवीएम और उसके अतिरिक्त बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किया हुआ है कि हम बैलेट से चुनाव चाहते हैं, तो ये ऑलरेडी पारित है। आज के चुनाव के संदर्भ में कोई नई बात कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि जब तक तकनीक पारदर्शी रूप से निर्बाध साबित नहीं हो जाता, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। क्या सर ईवीएम को लेकर भी कुछ बातचीत हुई? ईवीएम में गड़बड़ी भी क्या आपको लगा कि हुई है या नहीं? ईवीएम की गड़बड़ी की बात नहीं, पर कैसे काउंटिंग के लिए सतर्क और रहना है। काउंटिंग तक में जो भी किफ़ायतें की जा सकती हैं, जो भी सावधानी बरती जा सकती है, आखिरी मिनट तक काउंटिंग के रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक पूरी टीम कांग्रेस की लगी रहेगी। ये बातें। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव, जिन्होंने बताया कि वहां पर 52 सीटों के साथ कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ पुलकित अग्रवाल, सी मीडिया, दिल्ली। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक गुणाभाग जारी है। आज दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को फीडबैक दिया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में 52 सीटें मिलेंगी और वो अपनी सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जोगी फैक्टर खत्म हो चुका है और सिंहदेव ने जोगी के साथ किसी भी तरीके के गठबंधन की संभावना से भी साफ इनकार कर दिया। जो प्रक्रिया चल रही थी आप देखिएगा हो गया, कांग्रेस को स्पष्ट क्लियर बहुमत आ रहा है। हम 2/3 के आसपास की बात कर रहे हैं, क्लियर, कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं है, कहीं कोई पोजीशनिंग नहीं है। जो फीडबैक आ रहा है एकदम स्पष्ट फीडबैक है। मैं 52 नहीं बोल रहा, मैं 49 नहीं बोल रहा, मैं 52 प्लस बोल रहा हूं, जो मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा कि 2/3 है उसके ऊपर चला जाए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले जो बागी बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गए थे, वो कहीं जीत कर आने के बाद सरकार बनाने में रोड़ा ना बन जाए, इसलिए अब राजनीतिक दलों ने इन बागियों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। एमपी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। ऐसे में बहुमत के लिए अगर किसी दल के पास कुछ सीटें कम रह जाती हैं तो चुनाव लड़ रहे ये बागी अहम भूमिका में हो सकते हैं। लिहाजा अब राजनीतिक दलों ने इनको मनाने की कवायद शुरू कर दी है। अब आपको बताते हैं कि किस सीट से कौन बागी उम्मीदवार हैं जिनको मनाने की कवायद चल रही है। राजनगर में कांग्रेस के बागी नितिन चतुर्वेदी सपा से उम्मीदवार हैं, तो वहीं मैहर में कांग्रेस के बागी मनीष पटेल गोंगपा से उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो दमोह और पथरिया में बीजेपी से बागी रामकृष्ण कुसमारिया चुनावी मैदान में है। उधर वारा सिवनी में कांग्रेस के बागी प्रदीप जायसवाल मैदान में हैं। वहीं घोड़ा डोंगरी में कांग्रेस से बागी प्रताप सिंह उइके सपा से चुनाव लड़ रहे हैं और झाबुआ में कांग्रेस के बागी जेवियर मेड़ा निर्दलीय मैदान में है। तो महेश्वर से में बीजेपी के बागी राजकुमार मेव निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। ग्वालियर दक्षिण से बागी समीक्षा गुप्ता निर्दलीय मैदान में है। शमशाबाद से बीजेपी के बागी राघव जी मैदान में है। बैरसिया सीट से बीजेपी के बागी ब्रह्मानंद रत्नाकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और बामोरी सीट से बीजेपी के बागी कन्हैया लाल अग्रवाल निर्दलीय मैदान में डटे हुए हैं।
तो कुल मिलाकर करीब 12 से 15 ऐसी सीटें हैं जहां बागी बेहद मजबूती से चुनाव लड़े हैं, जिनमें कई सीटों पर ये बागी जीत भी सकते हैं और ऐसे में जरूरत पड़ने पर ये बागी बड़े काम के हो सकते हैं। इसलिए अब बदले सियासी माहौल में इनकी अहमियत नतीजों से पहले ही बढ़ गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आ जाता, अगर लगा के बात करो तो कोई की जरूरत ही नहीं, हमें लग रहा पूरा ही आ रहा बहुमत, तो अगर लगाना तो बहुत सारी बातें होती हैं। बाकी वो दिल से हमारे साथ है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ बचपन से उनने काम किया है, बरसों उनने दिए हैं, गलती की थी सजा दी उनको, वो कायम है सजा, परंतु मन से बाहर थोड़ी होते हैं। आज जिन लोगों पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी थी, कार्रवाई हो चुकी है, और जो लोग जो है पार्टी के समर्थन में काम करते रहे हैं और उन्होंने स्वीकार किया है, भले नाम वापस ना ले पाए हों, हमारी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और उसमें जो भी लोग कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के आंदोलन के सहभागी रहे हैं, उनको हम जो है अपना मान के आगे बढ़ेंगे। और मध्य प्रदेश के अनूपपुर विधानसभा के पोलिंग सेंटर नंबर 180 मोहरी में फिर से मतदान होगा। इस मतदान केंद्र पर 1 दिसंबर को दोबारा वोटिंग होगी। दरअसल 28 नवंबर को हुई वोटिंग में यहां रजिस्टर एंट्री से 56 वोट कम मिले थे। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग ने यहां फिर से मतदान करवाने का फैसला किया। यहां 1 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। कलेक्टर ने मोहरी के मतदाताओं से घरों से निकलकर वोट करने की अपील की है।